नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टोरी बाय आर एन के में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे की अंधेरी रात। पिता वह आसमां है जिनका साया दुख में भी छाया देता है और सुख में भी। पिता भगवान का वह आशीर्वाद है जो जिंदगी में असफल होने पर भी मिलता है और सफल होने पर भी। हरियाणा की कड़ाके की सर्दी और बर्फीली हवाओं से सराबोर जनवरी का महीना हड्डियां गला देने वाले ऐसे मौसम में 75 वर्ष के राम प्रकाश जी सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठे ठिठुर रहे थे। स्वयं को ठंड से बचाने की जद्दोजहद में सिकुड़ते से जा रहे थे और लगातार एक ही मुद्रा में बैठे रहने से उनकी कमर अकड़ती जा रही थी। शरीर पर मोटे कपड़े से बना एक धोती कुर्ता पहने थे, एक पुराना सा मफलर जो उनके सिर और कानों को एक साथ ढकने में असमर्थ था, और एक पतली सी शॉल ओढ़ी हुई थी जिसमें से ठंडी हवाएं छनकर जाती तो एक तेज कपकपी सी उठती। ऐसे भयंकर मौसम में उनकी दोनों बूढ़ी आंखें दूर तक पसरे अंधेरे और धुंध में अपने बेटे दीपक की एक झलक पाने को तरस रही थी। परंतु जितनी बार रास्ते की ओर देखते असफलता ही हाथ लगती। आज दोपहर को ही अपने बेटे के साथ फरीदाबाद से चले थे राम प्रकाश जी। बहुत दिनों से उनके जोड़ों का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह शाम दर्द से कराहते रहते थे। कल शाम जब जोड़ों का दर्द ज्यादा बढ़ गया तो दीपक ने चिंता दिखाते हुए कहा था, पिताजी, आपके जोड़ों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में जोड़ों के दर्द का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपको कल वहां दिखा कर लाता हूँ। बेटे की बात सुनकर राम प्रकाश जी बोले, बेटा, ये जोड़ों का दर्द तो एक परेशानी है जो बुजुर्ग अवस्था में आ ही जाती है। इसका इलाज संभव नहीं है। ऐसी बात नहीं है पिताजी, अच्छा इलाज मिले तो सब संभव है। आप देखना, उनका इलाज पाकर आप 10 दिनों में दौड़ने लगेंगे। अपने बेटे के मन में अपने प्रति इतना प्यार देखकर मन ही मन निहाल हो रहे थे। तभी विदेश से उनके पोते मनीष का फोन आया और सबका हाल चाल पूछते हुए उसने दादाजी से बात की। चिंतित स्वर में उनके जोड़ों के दर्द के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कल तेरे पापा मुझे दवाई दिलवा देंगे, तू बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। मेरी चिंता मत किया कर, तेरी मेहनत के दम पर ही तेरा सिलेक्शन विदेश की पढ़ाई के लिए हो पाया है। चिंता कैसे न करूं? दादाजी, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। बचपन से तो दादी और आपके साथ ही रहता आया था। मम्मी पापा तो शहर में नौकरी करते थे, इसीलिए तो आप दोनों के दिल के बेहद करीब था मैं। लेकिन दादी की मृत्यु के बाद मैं आपको खोना ही नहीं चाहता, इसीलिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा, हंसते हुए राम प्रकाश जी ने कहा और फोन रख दिया। दोपहर 3 बजे करीब दीपक अपने बाबूजी के साथ स्कूटर पर निकल पड़ा। शाम 5 बजे तक वे लोग दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली शहर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद ही दीपक ने सड़क के किनारे स्कूटर रोक दी और कहा, यहाँ से भीड़ भाड़ वाला इलाका शुरू होता है। मैं पहले डॉक्टर के पास जाकर नंबर लगवा लेता हूँ, तब तक आप यहीं मेरा इंतजार करो। राम प्रकाश जी ने घबराते हुए कहा, बेटा, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ बैठकर अकेला क्या करूँगा? अरे बाबूजी, शाम का समय है, इस समय सभी लोग अपने दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं और दिल्ली जैसे शहर में तो इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इतनी भीड़ में आपको पीछे बिठाकर स्कूटर चलाना आसान नहीं है। कहीं गिर गए, हड्डी वड्डी टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
बात तो तुम ठीक कर रहे हो बेटा, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। बाबूजी, आधे घंटे की ही बात है, नंबर ही लगवा के आना है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ज़्यादा इंतज़ार करने का मौका नहीं दूंगा, विश्वास रखिए। ऐसा बोलकर दीपक स्कूटर लेकर निकल गया। राम प्रकाश जी वहीं सड़क किनारे पत्थर पर बैठ गए, लेकिन 1 घंटे से ऊपर हो गया था। पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। धीरे धीरे शाम गहराने लगी। राम प्रकाश जी अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। धीरे धीरे सड़कों से भीड़ कम होने लगी और इसके बाद तो लगभग सन्नाटा छा गया। केवल इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थी। फिर अचानक स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई। अंधेरी रात थी तो सुनसान सड़क भी भयानक नजर आने लगी। खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक अपने आप को शॉल से लपेट लिया। घनघोर अंधकार में बैठे हुए वे अचानक डरकर सहम गए जब एक कुत्ता इस तरह शॉल में लिपटा हुआ देखकर उनके पास आकर भौंकने लगा। उनके पास पड़ा छोटा सा पत्थर उठाकर उसे डराकर भगाने की कोशिश की, परंतु पत्थर देखकर कुत्ता उनके दाएं बाएं कूदता हुआ और जोर जोर से भौंकने लगा और उसकी जोर जोर से भौंकने की आवाज़ सुनकर आसपास के अन्य कुत्ते भी दौड़े चले आए और एक साथ भौंकने लगे। कुत्तों का झुरमुट देखकर राम प्रकाश जी डर के मारे कांपने लगे और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने में न जाने कहाँ से एक आदमी आया और उन कुत्तों के लिए सड़क के दूसरे किनारे पर कुछ रोटियां डालकर चला गया। राम प्रकाश जी ने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत पल भर की थी। अंदर ही अंदर उन्हें अपने बेटे की चिंता खाने लगी। सोचने लगे, दीपक को भी इसी शहर का यही हॉस्पिटल मिला था। क्या अपने शहर में डॉक्टरों की कमी है? क्या अपने बूढ़े बाप को सुनसान सड़क के किनारे बैठाकर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक और ठंड के मारे हड्डियां जम चुकी हैं और दूसरी ओर भूख के कारण आते पत्थर बन चुकी हैं। जेब में 20 रुपए भी नहीं है कि किसी के दुकान पर जाकर गर्म चाय पी लूं, जिससे ठंड में कुछ कम हो जाए और पेट को भी राहत मिल जाती। अचानक उनके मन में भयानक ख्याल आने लगा और उनके मन में अनहोनी की आशंका घर करने लगी। एक ही पल में ठंड और भूख दोनों गायब हो गईं। दीपक स्कूटर पर है, पता नहीं उसने हेलमेट भी पहना था या नहीं। दिल्ली जैसे शहर की भीड़ में चारों तरफ खतरा ही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की गिनती ही नहीं है। कहीं उसके स्कूटर का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कहीं किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसके स्कूटर का पीछे से आकर टक्कर तो नहीं मार दी, या फिर किसी ट्रक से उसकी टक्कर हो गई हो और उसे कुचल कर? नहीं नहीं, सोचते हुए उनका कलेजा मुंह को आने लगा। वे बिल्कुल बौखला गए और फिर स्वयं से ही कहने लगे, राम प्रकाश, बढ़ती उम्र ने लगता है तेरा दिमाग खराब कर दिया है। रत्ती भर भी अकल नहीं है तुझ में। तुझे शर्म आनी चाहिए। अपने ही बेटे के लिए ऐसा सोच रहा है। डॉक्टर के पास कुछ ज़्यादा देर लग गई हो, स्कूटर में पेट्रोल ही खत्म हो गया हो। परंतु स्वयं को झिड़कने के बाद भी उनकी आंखों के सामने दुर्घटना के दृश्य आने लगे। कभी तो पूजा पाठ करने लगते हैं और कभी सभी देवताओं की मनौती मानते। लेकिन अभी तक इतना तो समझ ही गए थे कि अगर सब कुछ ठीक होता तो दीपक डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाकर पहुँच जाता। अब तो डॉक्टर के बैठने का भी समय नहीं है। सोचते सोचते उनका हृदय अत्यंत व्याकुल होने लगा और गले से रोने की दर्द भरी आवाज़ और आंखों से आंसू फूटे पड़े। न जाने कितने ही घंटे उन्होंने रोते रोते बिता दिए। रोते हुए एक आवाज़ में उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या हुआ बाबा, क्यों रो रहे हैं? उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा
तो एक जीते जाते इंसान को अपने पास खड़ा पाकर और जोर से रोने लगे। वह अपरिचित अपनी मोटरसाइकिल को सड़क किनारे खड़ा करके उनके पास आया और बोला, बहुत परेशान लग रहे हो। बाबा घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कहते हुए उसने उनके कंधे पर हाथ रखा और महसूस किया कि वे एकदम ठंडे पड़े हुए हैं। उनका शरीर कांप रहा था और ठंड से कटकटाते दांतों के चलते मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। उसके हृदय में करुणा का ज्वार उठने लगा। तुरंत उसने अपना ओवरकोट उतारा और उन्हें पहना दिया। फिर बोला, इतनी ठंड में आप सारी रात इसे खुले आसमान के नीचे क्यों बैठे रहे? रामप्रकाश जी कुछ बोलने लगते, पर उनकी थरथराती देह उन्हें कुछ बोलने की इजाजत ही कहाँ दे रही थी। उन्हें देखकर वह अपरिचित आदमी चाय की दुकान पर गया और उनके लिए गर्मा गर्म चाय और साथ में बिस्किट भी ले आया। रामप्रकाश जी ने मन ही मन उसे ढेरों दुआएं दी। चाय पीकर उनके शरीर में थोड़ी चुस्ती आई। अब तक रात का अंधेरा छटने लगा था। सुबह की हल्की रोशनी में उन्होंने उस अपरिचित का चेहरा देखा और बोले, तुम तो मेरे पोते की उम्र के ही हो। 20-21 वर्ष की छोटी उम्र में भी तुम्हें यहाँ रुककर मेरी मदद करने की सोची। फिर वो व्यक्ति बोला, बाबा मेरा नाम सचिन है। मैं यहाँ पास में ही एक दुकान पर काम करता हूँ। मुझे अपने बेटे जैसा ही समझिए और आप बताइए कि क्या परेशानी है। सचिन बेटा, मेरा बेटा दीपक कल दोपहर से डॉक्टर के पास नंबर लगवाने गया था और मुझे यहाँ बैठने को कह गया था, लेकिन वह अब तक नहीं पहुँचा। उसकी चिंता मुझे खाई जा रही है। बाबा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उन्हें फ़ोन लगाता हूँ। लेकिन बेटा मुझे उसका नंबर याद ही नहीं है। तो बाबा हम एक काम करते हैं, मैं आपको आपके घर ही ले चलता हूँ। आपको अपने घर का पता तो मालूम है ना? हाँ बेटा, अच्छे तरीके से याद है। सचिन उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर छोड़ने के लिए चला गया। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर उसने राम प्रकाश जी को नाश्ता भी करवाया। बेटा तुम इंसान के रूप में किसी भगवान से कम नहीं हो। भगवान तुम्हारी खुशियाँ सदा सदा बनाए रखें। राम प्रकाश जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगे। जैसे ही सचिन राम प्रकाश जी को लेकर उनके घर पहुंचा तो देखा घर के बाहर ताला लगा था। बाबा आप यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर सचिन उनके पड़ोसियों से दीपक के बारे में जानकारी लेने चला गया। पूछने पर पता चला कि दीपक तो अपनी पत्नी राधा के साथ आज सुबह घूमने निकल गया है। सचिन ने उनके पड़ोसियों से दीपक का फ़ोन नंबर लिया और उसे फ़ोन किया। क्या मैं दीपक से बात कर रहा हूँ? सचिन ने कहा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी हाँ मैं दीपक ही बोल रहा हूँ। कहिए क्या बात है? जी मेरा नाम सचिन है। मैंने आपके पिताजी को उसी सड़क के किनारे ठंड में रोते हुए देखा जहाँ आप उन्हें छोड़ कर आए थे। शायद आप किसी ज़रूरी काम में फंस जाने के कारण उन्हें लेने नहीं आ सके, इसीलिए मैं उनको घर वापस छोड़ने आया हूँ। परंतु यहाँ तो घर पर ताला लगा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं? सुनिए मिस्टर, ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखिए और हाँ, अगर छोड़ना ही है तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। इधर से सचिन बोलता रहा और उधर से फ़ोन काट दिया गया था। बेटा बात हुई दीपक से? वह ठीक तो है ना? वह मुझे लेने क्यों नहीं आया? कुछ तो बताओ बेटा। हाँ बाबा, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और वह आपको लेने इसलिए नहीं आया क्योंकि वह आपको लाना चाहता ही नहीं था। वह आपसे पीछा छुड़ाना चाहता था। सच कहूँ तो आपके बेटे की नीयत में खोट तो मुझे भी लग रही थी, वरना इतनी ठंड में कोई अपने बूढ़े बाप को इस हालत में छोड़कर क्यों जाएगा। बाबा आप मेरी बात मानिए, वृद्धाश्रम चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
राम प्रकाश जी उसकी ओर मुंह ताकते रहे। उनकी आंखें डबडबा गई और बोले, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, मेरा भी घर परिवार है। मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? ये बात मुझे आपके बेटे ने कही है, सचिन ने कहा। कांपती और रुआंसी आवाज में राम प्रकाश जी बोले, आखिर मेरा अपना ही बेटा मुझे बोझ क्यों समझेगा? मुझे 2 वक्त की रोटी देना मेरे बहू को क्यों खलने लगा? माना कि कभी बहू मेरे काम करते हुए परेशान हो जाती है। दीपक को मेरी दवाई का खर्च थोड़ा ज़्यादा लगता है। छोटी छोटी बातों पर मेरा टोकना उन्हें पसंद नहीं था। मेरे खांसने की आवाज़ में तकलीफ देती थी, लेकिन उनके टुकड़ों पर तो नहीं पल रहा था। अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बेटे के नाम की है मैंने। नहीं नहीं, मेरे बेटा बहू इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते, वो इतने नीचे नहीं गिर सकते। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है बेटा। बाबा, मेरे फ़ोन में करे गए कॉल की रिकॉर्डिंग रहती है। मेरी आपके बेटे से जो बात हुई मैं उसे आपको सुनाता हूँ। ऐसा बोलकर सचिन ने फ़ोन को राम प्रकाश जी के कान पर लगाया। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद राम प्रकाश जी एकदम स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह पत्थर की तरह एक जगह पर खड़े रह गए। फिर कुछ देर बाद करुणा और वेदना मिश्रित आवाज में बोले, चलो बेटा, मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दो। कँपकँपी आवाज में ऐसा कहते हुए उनके अंदर क्या दर्द आंसू के जरिए छलक पड़ा। सचिन ने इंटरनेट के जरिए शहर के एक अच्छे वृद्धाश्रम का पता खोज निकाला। वृद्धाश्रम में पहुंचते ही संचालकों ने उनके विषय में जानकारी ली। लोकल न्यूज़ रिपोर्टर जो वहीं पर उपस्थित थे, उसने राम प्रकाश जी का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया कि देखिए किस तरह आज की पीढ़ी संस्कारों में नहीं बल्कि स्वार्थों में जीवन जीती है। आज सिर्फ उपयोगी चीज़ों को ही घर में बैठा कर अनुपयोगी वस्तुओं को फेंकने का जमाना है। कोई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा कर चला जाता है तो कोई पुल के नीचे बैठाकर गायब हो जाता है, और आज डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाने के बहाने। आखिर यह कब तक चलेगा? यह बातें सुनकर राम प्रकाश जी का कलेजा फटा जा रहा था। राम प्रकाश जी का पोता मनीष जो विदेश में रहता था, सोशल मीडिया पर अपने शहर की खबरों को अक्सर देखा करता था, यह जानने के लिए कि उसके शहर में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। एक दिन फेसबुक पर वीडियो देखते देखते उसे अपने दादाजी की वीडियो दिखाई दी। एक पल के लिए उसे लगा कि ये उसके दादाजी नहीं हैं, लेकिन जब रिपोर्टर ने उनका नाम लेकर संबोधित किया तो उसे यकीन हो गया कि ये उसके ही दादाजी हैं। माता पिता की करतूतों ने उसके हृदय को जैसे चीर कर रख दिया था। न्यूज़ रिपोर्टर की बातें सुनकर उसका दिल दहल रहा था। उसने तुरंत अपने घर पर फ़ोन लगाया और हमेशा की तरह पहला सवाल पूछा, माँ, दादाजी कहाँ हैं? वह ठीक तो है ना? मुझे उनकी चिंता हो रही है। उनकी बातें सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, कभी अपने माँ बाप का हाल भी पूछ लिया कर। तुम्हें तो बस अपने दादाजी का ही ख्याल रहता है। तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, तो मेरी बात करवाइए। उसने कहा तो उसकी माँ हड़बड़ाकर बोलने लगी, अपने मित्र से मिलने अपने गांव गए हैं तुम्हारे दादाजी। मनीष समझ गया कि उसके माता पिता उसे सीधे तरीके से कुछ नहीं बताएंगे। उसने फ़ोन रखा और तुरंत भारत आने की तैयारी करने लगा। करीब 10 दिन के बाद वह भारत पहुंच गया। अपने शहर पहुंचते ही वह सबसे पहले उस आश्रम में गया जिसका पता और फ़ोन नंबर उस रिपोर्टर ने वीडियो के अंत में दिया था। वृद्धाश्रम के हॉल में पहुंचा तो देखा उसके दादाजी एक चारपाई पर बैठे हुए रामायण पढ़ रहे थे। उसे याद आया कि जब बचपन में वह अपने दादा दादी के पास गांव में रहता था तो उसके दादाजी जब भी रामायण पढ़ते थे तो वह उनके पास आकर चौकड़ी लगाकर बैठ जाता था। दादाजी बड़े प्यार से उसे हर पंक्ति का अर्थ स्पष्ट किया करते थे,
लेकिन उस समय और इस समय में बहुत फर्क था। उस समय उसके दादाजी हट्टे कट्टे हुआ करते थे, लेकिन आज दादाजी बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। कमजोरी और वृद्धावस्था के कारण उनके हाथ और पैर कांप रहे थे। उनकी यह हालत देखकर उनके पोतों की दुख की सीमा न रही। आंखों में आंसू लिए अपने दादाजी की ओर बढ़ा और उनकी चारपाई पर चौकड़ी लगाकर बैठ गया और उनकी रोती हुई आवाज में रामायण की पंक्तियां सुनने लगा। राम प्रकाश जी ने महसूस किया कि उनकी बाजू पर पानी की कुछ बूंदें गिर रही थीं। उन्होंने रामायण की किताब को एक तरफ रख दिया और उठाकर अपने पास बैठे व्यक्ति की ओर देखा। उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि उनका पोता मनीष उनके पास बैठा है। वह उसी के आंसू थे जो उनकी बाजू को भिगो रहे थे। अपने पोते को देखते ही उसके गले लगकर रो पड़े। कुछ देर दोनों यूं ही बैठे रहे और फिर खुद को संभालते हुए दादाजी ने पूछा, तू कब आया? मनीष ने कहा, दादाजी मैंने आपका वीडियो देखा था, मुझे समझ नहीं आया आखिर यह सब कैसे हो गया, मुझे बताइए दादाजी। लेकिन दादाजी उसे कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। फिर मनीष ने उनका हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, आपको मेरी कसम, अब मुझे सारी बात बताइए। जैसे ही मनीष ने उन्हें अपनी कसम दी तो उन्होंने अपना सिर अपने पोते की गोद में रख दिया, मानो वह कब से किसी अपने के प्यार को पाने के लिए तरस रहे थे। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो मनीष गुस्से में तमतमा उठा। उसका चेहरा लाल हो चुका था। चलिए दादाजी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, पहले ही मेरा बहुत तमाशा बन चुका है, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। आप चलिए तो। ऐसा कहकर वह अपने दादाजी को लेकर वृद्धाश्रम से बाहर आया और उनके साथ टैक्सी में बैठकर अपने घर की ओर गया। घर पहुंचकर अपने दादाजी को टैक्सी में ही बिठाकर उसने डोर बेल बजाई। जैसे ही उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने बेटे को देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव एक साथ आ गए। फिर अपने पति को आवाज़ देते हुए बोली, अजी सुनते हैं, आकर देखिए तो कौन आया है। दीपक आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा आया। माता पिता दोनों अपने बेटे मनीष को इतने दिनों के बाद देखकर उसके गले लगने लगे, लेकिन बेटे ने उन दोनों को वहीं पर रोक दिया और बोला, मुझे पहले ये बताइए कि मेरे दादाजी कहाँ हैं? अरे, तुम्हें बताया तो था कि तुम्हारे दादाजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। लेकिन मुझे फ़ोन पर तो आपने बताया था कि वह अपने मित्र से मिलने गांव गए हैं। दोनों पति पत्नी घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों से उसने कहा, अच्छा, अगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वह कहीं निकल गए थे तो क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? अपने बेटे की बात सुनकर वे कोई जवाब सोच रहे थे, इतने में मनीष जब दादाजी को गाड़ी से बाहर लेकर आया। अपने बाबूजी को सामने खड़ा देखकर दोनों बेटा बहू तुरंत उनके चरणों में गिर गए और ढोंग करते हुए बोले, बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यह बातें बाद में कीजिएगा, पहले यह तो देखिए। अपने माता पिता को मोबाइल से वही वीडियो दिखाते हुए बोला। वह वीडियो देखकर तो जैसे काटो तो खून नहीं, उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। पिताजी, मुझे एक बात तो बताइए, एक अनजान शहर में अपने पिता को एक सड़क के किनारे एक कपकपाती हुई ठंड में छोड़ते हुए आपका हृदय जरा भी नहीं पसीजा? क्या मांगते थे मेरे दादाजी आपसे? केवल 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा प्यार? और माँ आप, औरत तो ममता की मूर्ति होती है ना, दया और करुणा तो उसके स्वभाव में ही होता है। लेकिन आपको भी दादाजी पर बिल्कुल दया नहीं आई। शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माता पिता कहते हुए।
मेरे दादाजी आपको बोझ लगते हैं ना? मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने दादाजी को अपने साथ लेकर जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। अब से दादाजी मेरे साथ ही रहेंगे और जब तक उन्हें विदेश ले जाने से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं भी उनके साथ वृद्धाश्रम में ही रहूंगा, क्योंकि आपके साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बातें सुनकर दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। माना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दो। लेकिन मनीष ने उनकी एक न सुनी और अपने दादाजी को टैक्सी में बिठाकर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? आप बताना ज़रूर। कमेंट में बताइए कि क्या पोते ने बिल्कुल सही किया